वाले हैं वो सारे क्वेश्चंस जो आपकी बोर्ड एग्जाम में आएंगे। यस डियर स्टूडेंट्स, आज जितने भी क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको करवाने वाली हूँ सेम इसी पैटर्न पर आपको क्वेश्चंस आपके पेपर में देखने को मिलेंगे, जो पेपर आपका 29 मार्च को होने वाला है। सो वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल, दिस इज बरका मैम योर एप्टेक गुरु। और जल्दी से करते हैं श्री गणेश आज के इस सेशन का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट से क्वेश्चंस, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। डिफरेंशिएट बिटवीन वेब ब्राउजर एंड वेब सर्वर। देखो कंप्यूटर नेटवर्क से लिया गया क्वेश्चन है ये। वेब ब्राउजर और वेब सर्वर में क्या डिफरेंस होता है, और इस पे दो पॉपुलर वेब ब्राउजर्स के नाम भी आपको बताना है। तो यदि मैं बात करूं वेब ब्राउजर की, तो ये इंटरनेट का सबसे मेन हीरो होता है। यदि ब्राउजर सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम पे होगा ही नहीं तो आप इंटरनेट को एक्सेस कर ही नहीं पाओगे। इंटरनेट पर बेस्ड सर्विसेज को एक्सेस करना है तो बिना ब्राउजर ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इट रिफर्स टू अ प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड फॉर एक्सेसिंग documents such as web pages etc. available that www, that is world wide web. When a user requests a web page from particular website, the web browser retrieves the necessary content from a web server and then displays the desired page on the user device. तो भाई वेब ब्राउजर का काम क्या होता है मैम? वेब ब्राउजर का काम होता है कि वेब सर्वर के साथ में कनेक्ट करें और जो भी पेजेस, जो भी हमें आंसर चाहिए, जो भी हमारी क्वेरी है उसको फुलफिल करें, है ना। तो वेब ब्राउजर के थ्रू ही वेब सर्वर कनेक्ट होता है और ये काम करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो होता है HTTP प्रोटोकॉल। नाम तो आप सभी ने सुना होगा, है ना। अब वेब सर्वर क्या होता है? वेब सर्वर वो कंप्यूटर होता है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल कंप्यूटर सिस्टम होता है जिसमें सारी वेबसाइट्स स्टोर होती है। वो सर्वर जहां पे दुनिया भर की वेबसाइट्स, मिलियन बिलियंस में जो वेबसाइट्स स्टोर होती है, और इन वेबसाइट से जो डेटा आपको चाहिए होता है, इन वेबसाइट से जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होती है, वो बेसिकली वेब ब्राउजर आपके लिए लेकर आता है वेब पेजेस की फॉर्मेट में। ठीक है, तो क्लाइंट सिस्टम क्या करता है? रिक्वेस्ट करता है सर्वर को किसी भी पेज के लिए, वेब पेज को एक्सेस करने के लिए, और यहाँ पर वेब सर्वर क्या करता है? उन क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट को फुलफिल करता है। हर एक इंफॉर्मेशन, हर एक वेबसाइट एक URL से स्टोर होती है, उनका एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है जिस नाम से जिस जगह पर वो सर्वर पर स्टोर होती है। और इन सभी काम को करने के लिए हम जिस प्रोटोकॉल का यूज करते हैं दैट इज HTTP, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो कहानी समझ में आ गई है? क्या आंसर लिख कर आओगे? समझ में आ गया। इस तरीके से कॉलम बना के भी आंसर लिख कर आ सकते हो, चॉइस इज योर्स। दो पॉपुलर वेब ब्राउजर के नाम बताने तो गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, बिंग, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज, जिसका नाम आपको अच्छा लगता है, जो आप यूज करते हो बेटा वो लिखकर आ जाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टोपोलॉजी फ्रॉम द फॉलोइंग। अब आपको बताना है कि इनमें किस टोपोलॉजी का नाम यूज किया जा रहा है, किसको यूज किया जा रहा है। Each node is connected with the help of a single cable. हर एक नोड एक सिंगल केबल से कनेक्टेड होती है तो उसको बस टोपोलॉजी कहते हैं मैम। कुछ इस तरीके से कंप्यूटर्स यहाँ पे कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, दिस इज अबाउट 2 मार्क क्वेश्चन। Each node is connected with central switching through independent cables. जो सेंट्रल स्विचिंग डिवाइस के थ्रू कनेक्टेड होती है तो उसे हम स्टार टोपोलॉजी कहते हैं मैम, जिसमें मेन एक हब होता है और इससे बाकी सारे कंप्यूटर्स इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो ये बात तो समझ में आ गई। ऐसा कोई क्वेश्चन किसी और टोपोलॉजी के लिए आया तो लिख सकते हो ना। इन्वर्टेड ट्री के लिए यूज की जाती कौन सी टोपोलॉजी? ट्री टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी में हर एक कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होता है। हाइब्रिड टोपोलॉजी जो एक से ज्यादा टोपोलॉजी का कलेक्शन होता है। तो कुल मिला के मेरी बात समझ में आई। चलो सेकंड देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग एसक्यूएल स्ट्रिंग। एसक्यूएल स्ट्रिंग से लिया गया क्वेश्चन है, प्री ऑक्यूपाइड राइट कमांड टू डिस्प्ले। ठीक है, अब एक स्ट्रिंग आपको दी हुई है प्री ऑक्यूपाइड। अब यहाँ पे आपको सर्च करना है प्री ऑक्यूपाइड में से सिर्फ ऑक्यूपाइड, सिर्फ इतना आपको सर्च करना है इस पूरी होल स्ट्रिंग में से। तो जब किसी स्ट्रिंग में से सब स्ट्रिंग को सर्च करना होता है तो आप यूज करते हो या तो मिड फंक्शन, या फिर आप यूज करते हो सब str फंक्शन, या फिर आप यूज करते हो सब स्ट्रिंग फंक्शन। ठीक है, ये कोई भी फंक्शन का आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो यहाँ यूज किया है सिलेक्ट सब str फंक्शन। प्री ऑक्यूपाइड हमारी गिवन स्ट्रिंग है। अब ऑक्यूपाइड कहाँ से शुरू हो रहा है? 1 2 3 4। भाई 4th पोजीशन से ऑक्यूपाइड आपको मिलेगा तो आपने स्पेसिफाई कर दिया 4, और एंड तक आपको एक्सेस करना है तो एंड स्पेसिफाई करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, यदि आप सब स्ट्रिंग का यूज करते हो तो वो भी इसी तरीके से यूज होगा, मिड का यूज करोगे तो वो भी इसी तरीके से यूज होगा। तो तीनों, बस एक चीज ध्यान रखना कि तीनों फंक्शन इसलिए यूज होते हैं। ठीक है, किस लिए यूज होते हैं? तीनों फंक्शन यूज होते हैं सब स्ट्रिंग को फाइंड आउट करने के लिए। अब सिमिलरली यदि आपको कब फाइंड आउट करना है, CUP कब, तो देखो यहाँ पे जो प्री ऑक्यूपाइड है, यहाँ पे यदि आपको कब फाइंड आउट करना है तो उसके लिए भी आपको क्या करना होगा? उसके लिए भी आपको यही सेम चीज यहाँ पे करनी होगी। ठीक है, ध्यान से समझो। CUP कब कहाँ मिल रहा है? ये मिल रहा है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 6th पोजीशन से लेकर आपको 7 8 तक एक्सेस करना है, 6 से 8 तक। बात समझ में आई? तो बस यही सेम फंक्शंस उसके लिए भी आपको अप्लाई कर देना है। देन क्लियर हुआ? कोई डाउट नहीं है। ये उसके लिए भी देखो यहाँ लिखा हुआ है, प्री ऑक्यूपाइड 6 से लेकर 3 कैरेक्टर्स आपको एक्सेस करने हैं, 6 से 3, 6 से 3। तो इस गिवन स्ट्रिंग में 6 से लेकर
लास्ट तक 3 कैरेक्टर आप यहाँ पे एक्सेस कर पाओगे। डन। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, हो सकता है कि ये आपको लिखा हुआ कोड दे दिया जाए, आउटपुट बता दो, ऐसे भी पूछ सकते हैं। सुनना मेरी बात ध्यान से, यहाँ पे क्या पूछा आपको, आउटपुट दिया हुआ है, कोड लिखना था, कोड दे दिया, आउटपुट आपसे पूछ सकते हैं। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, फिर बोलना मत कि मैम आपने बताया नहीं था। समझ गए? चलो, रामकृष्ण राजू इज यूजिंग अ टेबल एम्प्लॉय, इट हैज द फॉलोइंग कॉलम्स। रामकृष्ण राजू जो है उनके पास में एक एम्प्लॉय टेबल है, ठीक है, जिसमें ये कुछ कॉलम है, एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम, सैलरी और डिपार्टमेंट कोड। नाउ ही वांट्स टू डिस्प्ले मैक्सिमम सैलरी डिपार्टमेंट वाइज। अब वो डिपार्टमेंट वाइज मैक्सिमम सैलरी को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, जिसके लिए वो ये कमांड लिखते हैं, सिलेक्ट डिपार्टमेंट कोड मैक्स ऑफ सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। तो बट ही डिड नॉट गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। अब बताओ उनकी क्वेरी में क्या गलती है, उनका पूरा कंप्लीट आउटपुट क्यों नहीं आया। सो रीराइट द अबव क्वेरी। यदि इस क्वेरी में आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई तो आपको इस क्वेरी को फिर से पूरा लिखना पड़ेगा। वो क्या चाहते हैं, मैक्सिमम सैलरी चाहते हैं, वो भी डिपार्टमेंट वाइज। तो भाई यहाँ पर डिपार्टमेंट रिपीट होता है कि नहीं होता है। सपोज राम नाम का एक एम्प्लॉय है या श्याम नाम का एक एम्प्लॉय है और मोहन नाम का एक एम्प्लॉय है, दोनों ही सीएस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे पहले तो ग्रुप क्रिएट होना चाहिए, और जो 2 एम्प्लॉय है वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं, 10 एम्प्लॉयज ऐसे हैं जो कि सेल्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो यहाँ पे पहले तो सेल्स का, सीएस का, ऐसे कुछ ग्रुप्स बनेंगे और उन ग्रुप्स के बेसिस पे फिर कैलकुलेशन होगा, फिर टोटल काउंट होगा। तो यहाँ पे इस क्वेरी में ग्रुप बाय का यूज नहीं किया गया है। किसका यूज नहीं किया गया? ग्रुप बाय का। तो करेक्ट क्वेरी क्या होगी, सिलेक्ट डिपार्टमेंट कोड मैक्स ऑफ सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट कोड। पहले तो वो डिपार्टमेंट कोड के अकॉर्डिंग ग्रुप बाय होंगे और फिर उसके बाद में क्या होगा, टोटल सैलरी का काउंट होगा। समझ गए? क्या डाउट है? ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है, क्वेरी बदल सकते हैं, कंडीशन बदल सकते हैं, जो बदलेंगे डेफिनेटली। एज इट इज उठा के तो नहीं दे देंगे ना। हाँ, कुछ क्वेश्चन एज इट इज भी आ सकते हैं, जैसे वेब सर्वर वाला क्वेश्चन हमने देखा है ना। अभी इसके पहले जो मैंने आपको क्वेरी वाला क्वेश्चन करवाया उसमें प्री ऑक्यूपाइड वर्ड था। भाई प्री ऑक्यूपाइड की जगह दुनिया में कितने सारे वर्ड्स हैं, कोई सा भी वर्ड्स दे सकते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। पैटर्न यही रहेगा, पैटर्न तो नहीं बदलेगा, इसकी 100% गारंटी मेरी है। और इसी फॉर्मेट में आपको अपना पेपर भी मिलेगा। तो बदलेगा क्या, क्वेरी बदल सकते हैं, बदलेगा क्या, एग्जाम्पल बदल सकते हैं, बदलेगा क्या, नाम बदल सकते हैं, बट जो कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन है वो तो एज इट इज आते हैं एग्जाम में। तो रेडी हो जाओ बेटा, अभी तक भी यदि रेडी नहीं हुए हो, एक एक क्वेश्चन के आंसर आपको करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कंसीडर अ गिवन सीरीज एमआई। अब यहाँ पे देखो, ये डेटा हैंडलिंग पेंडास 1 से लिया गया क्वेश्चन है। एमआई नाम की एक सीरीज है, ठीक है, जिसमें ये इंडेक्सेस है टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4, मतलब कि ये लेबल इंडेक्सेस है और ये मार्क्स दिए हुए हैं। ये डेटा वैल्यूज है, सीरीज की ये डेटा वैल्यूज है। अंडरस्टैंड? नाउ राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन पेंडास टू क्रिएट द सीरीज। इस सीरीज को क्रिएट करने के लिए आपको पाइथन प्रोग्राम लिखना है। तो आपको पता है कि सीरीज किसका ऑब्जेक्ट होता है, पेंडास लाइब्रेरी का। तो फर्स्ट वी इंपोर्ट द पेंडास लाइब्रेरी। तो इंपोर्ट कर लिया, इंपोर्ट पेंडास एज पीडी। m1 नाम से हमने क्या करा, एक सीरीज बनाई, पीडी डॉट सीरीज फंक्शन में एस कैपिटल आएगा, याद रखना। और हमने यहाँ पे डेटा वैल्यूज ये दे दिया और इंडेक्स, क्योंकि लेबल्ड इंडेक्सेस है तो लेबल्ड इंडेक्सेस भी डिफाइन कर दिए। अब क्या होगा, जब आप प्रिंट करोगे इस m1 वाली सीरीज को तो आपको एज इट इज ये सीरीज दिखनी है। ध्यान रखना, डिफॉल्ट जो इंडेक्सेस होते हैं वो 0, 1, 2, 3 होते हैं, बट लेबल्ड इंडेक्सेस भी हम दे सकते हैं सीरीज में कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब सीरीज के इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग वाले क्वेश्चंस भी आते हैं बेटा, उसके भी मेजर जो क्वेश्चंस है वो बन जाते हैं, उसके जो क्वेश्चंस है कोड बेस्ड बन जाते हैं। तो एक बार इंडेक्सिंग स्लाइसिंग को जरूर देखकर जाना। नाउ लिस्ट अ टेबल ऑफ डिफरेंट डिफरेंसेस बिटवीन फ्री सॉफ्टवेयर एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ध्यान से समझो, फ्री सॉफ्टवेयर और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, क्या बताया मैंने, फ्री सॉफ्टवेयर और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बीच में डिफरेंस बताना है। ये आपका लास्ट वाला जो चैप्टर है सोसाइटल इंपैक्ट, वहां से लिया गया क्वेश्चन है, अधिकतर आता है, हर साल इसका क्वेश्चन एक ना एक किसी ना किसी तरीके से पूछ लेते हैं बेटा, तो रेडी रहना है ना। फ्री सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, वो सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, जिसपे आपको फ्रीडम होती है कि आप उसको कॉपी कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, इसको आप रन कर सकते हो, है ना। इसमें आप किसी भी प्रोग्राम को लिख सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, लेकिन 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 इसका सोर्स कोड आपको नहीं मिलता है। जिन सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड आपको मिल जाता है वो होते हैं ओपन सोर्स, तो इनके डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को, है ना। इसका सोर्स कोड आपको मिल जाता है, बट यहाँ आपको कोई भी सोर्स कोड नहीं मिलता है, ध्यान रखना। इसको फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो और यहाँ पे ऑथर्स के साथ में ये जो सोर्स कोड होता है वो इंटीग्रेट होता है। तो कुल मिला के ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर समटाइम्स फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिलते हैं, बट कभी कभी आपको लिटिल अमाउंट भी इसके लिए पे करना होता है। तो इन दोनों में जो मेजर डिफरेंस है वो सिर्फ एक है कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है, जिसमें बदलाव कर सकते हो, नया अपना सॉफ्टवेयर बना सकते हो, लेकिन फ्री सॉफ्टवेयर में आपको सोर्स कोड नहीं मिलता है। चाहे प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर की बात करूं, शेयरवेयर की बात करूं, किसी भी सॉफ्टवेयर की बात कर लूं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इकलौता एकमात्र ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका सोर्स कोड होता है, बाकी किसी में भी आपको सोर्स कोड नहीं मिलता है। तो
कोई बात मेरी समझ में आ गई? अगर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स की बात करूं तो लाइनक्स, माइस्क्यूएल, पाइथन, ये जो सॉफ्टवेयर है ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। आप देखो इनके हर महीने नए नए वर्जन्स मिलेंगे। व्हाई? बिकॉज देयर सोर्स कोड इज अवेलेबल। बात समझ में आई? चलो, वही व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर की बात करोगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट तो मिल जाता है, हर कोई यूज कर सकता है, शेयर कर सकता है, लेकिन इनका सोर्स कोड नहीं मिलता है, हर कोई इसको रीडिजाइन नहीं कर सकता है ना। चलो, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया व्हाट एडवाइस यू शुड गिव टू अदर्स फॉर ई वेस्ट डिस्पोजल। ये भी सेम सोसाइटल इंपैक्ट का लिया गया क्वेश्चन है। ई वेस्ट डिस्पोजल के लिए आप सोसाइटी को क्या बताओगे, है ना, एज ए इंडियन सिटीजन आप क्या सजेस्ट करोगे? तो इट शुड नॉट बी गिवन एन अनऑथराइज्ड वेंडर्स और बायर्स। जिनको परमिशन होती है सिर्फ उन्हीं को ई वेस्ट दो। आजकल डोर टू डोर कलेक्ट किया जाता है ई वेस्ट को, बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जिससे आप क्या कर सकते हो, पोल्यूशन को बचा सकते हो, जो ई वेस्ट वाला पोल्यूशन हो रहा है उसको बचा सकते हो। सो द रिस्पेक्टिव पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स इन द डिफरेंट स्टेट्स ऑथराइज एजेंसीज टू कलेक्ट ई वेस्ट फ्रॉम द जनरेटर्स. The dealer should have valid consent and authorization. This authorization is given based on the competency of the recycle infrastructure and other factors as decided by the regulatory authorities. Okay, बात समझ में आ गई? वही बात की जा रही है कि यहाँ पर अथॉरिटीज होती हैं जो बेसिकली ई वेस्ट को कलेक्ट करने के लिए होती हैं, तो बेसिकली हम उन्हीं को दे सकते हैं। ऑनलाइन भी अवेलेबल होती है, ऑनलाइन भी आप इसके लिए अपॉइंट कर सकते हो। ठीक है, नाउ डेटा फ्रेम वर्सेस सीरीज। डेटा फ्रेम और सीरीज में क्या डिफरेंस है, क्या इन दोनों में जो पॉइंट्स हैं जो अलग करते हैं? ठीक है, तो सीरीज 1 डायमेंशनल होता है, डेटा फ्रेम 2 डायमेंशनल होता है। यहाँ पे जो वैल्यूज होती है म्यूटेबल होती है, यहाँ पे जो वैल्यूज होती है वो भी म्यूटेबल होती है, बट साइज के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ 2 डायमेंशनल है तो उसके अकॉर्डिंग, या 1 डायमेंशनल है तो उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे हिट्रोजीनियस एलिमेंट को आप स्टोर कर सकते हो, मतलब अलग अलग डेटा फ्रेम में आप स्ट्रिंग को स्टोर कर सकते हो, नंबर्स, फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर। यहाँ पे होमोजीनियस डेटा को आप स्टोर कर सकते हो। ईच कॉलम्स हैज अ हेडिंग, यहाँ पे हर एक कॉलम की हेडिंग आप दे सकते हो, लेकिन यहाँ पे एक ही इंडेक्स होता है, यहाँ कोई कॉलम्स नहीं होते, मतलब एक ही पर्टिकुलर रो या एक ही पर्टिकुलर कॉलम आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। सो दिस इज अबाउट द डिफरेंस बिटवीन सीरीज एंड डेटा फ्रेम। यदि क्वेश्चन 4 नंबर में आ गया तो बेटा इसके एग्जांपल भी लिख कर आ सकते हो, इसके फंक्शन भी लिख कर आ सकते हो। बहुत सारे डिफरेंसेस हैं जो आप सीरीज और कॉलम पे बना के आ सकते हो। एक एग्जांपल हो जाएगा, एक फंक्शन का हो जाएगा, एक इसके सिंटेक्स का हो जाएगा, कितने तरीके से सीरीज और डेटा फ्रेम को क्रिएट कर सकते हो, लिस्ट का यूज करके, डिक्शनरीज का यूज करके, वो भी आप मेंशन कर सकते हो। तो बहुत सारी चीजें हैं सीरीज डेटा फ्रेम में लिखने के लिए, तो है ना जी। बट डिपेंड ऑन क्वेश्चन कितने नंबर का पूछा है, 2 नंबर का, 4 नंबर का, उसके अकॉर्डिंग आंसर लिख कर आना। ठीक है, नाउ कंसीडर द फॉलोइंग कोड। अब कोड आपके सामने लिखा हुआ है, सेक्शन और क्लासेस नाम की 2 लिस्ट आपको दिख रही है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है, एक डिक्शनरी डिफाइन की है जिसमें सेक्शन और सेक्शन वाले इस लिस्ट को यहाँ कॉपी कर दिया है। तो ये हो गया की और ये हो गया वैल्यू। अगेन दूसरा की और दूसरा वैल्यू पेयर भी यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको एक चीज समझ में आ रही है। अब क्या करा है, क्लास डीएफ नाम से एक डेटा फ्रेम बनाया, pd.data-frame, जिसमें डीसी नाम के इस डिक्शनरी को पास कर दिया। तो जितनी भी यहाँ पे की होगी और वैल्यूज होगी वो डिक्शनरी में इंडेक्स और वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगी, ये हमें अच्छे से पता है। और एक और इंडेक्स दिया हुआ है, ये तो कॉलम इंडेक्स बन जाएगा। मतलब मैं बात करूं तो सेक्शन और नंबर ऑफ क्लासेस ये आपके कॉलम इंडेक्स हो गए, ये कॉलम इंडेक्स हो गए। और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ABC643। बट व्हाट अबाउट रो इंडेक्सेस? रो इंडेक्सेस क्या होंगे? तो उसके लिए इन्होंने यहाँ पे ट्रू, फॉल्स और ट्रू दिया हुआ है। रो इंडेक्सेस क्या होंगे, ट्रू, फॉल्स, ट्रू होना चाहिए। अब जब आप इसको प्रिंट करते हो कि आपको ट्रू की लोकेशन पर जो वैल्यू है वो प्रिंट करना है ना, ट्रू की लोकेशन वाली वैल्यू प्रिंट करना है, तो यहाँ पर जनरेट होती है एरर। सो व्हाई इज इट गिविंग की एरर? यहाँ पे की एरर जनरेट हो रही है, की एरर क्यों आई इस कोड को रन करने पर, इस कोड में क्या गलती है, एंड सजेस्ट द करेक्शन और सॉल्यूशन फॉर द अबव प्रॉब्लम। और इसके लिए क्या सॉल्यूशन होगा, आप इसको कैसे करेक्ट कर सकते हो। तो सुनो इसका आंसर क्या लिखकर आने वाले हो। तो इसका आंसर ना कुछ इस तरीके से आपको लिखकर आना होगा, जैसे कि द अबव कोड इज गिविंग की एरर बिकॉज इट हैज क्रिएटेड द डेटा फ्रेम विद स्ट्रिंग इंडेक्सेस। ठीक है, यहाँ पर आप देखो कि की एरर जनरेट हो रही है क्योंकि हम यहाँ पर जो कीज क्रिएट कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं स्ट्रिंग इंडेक्सेस है, एंड इट इज ट्राइंग टू एक्सेस रोज कंसीडरिंग द इंडेक्सेस एज बूलियन। समझ में आई बात कि हम बूलियन की तरह ट्राई कर रहे हैं एक्सेस करने का, बट आपने यहाँ पे स्ट्रिंग इंडेक्सेस दिए हुए हैं, इसीलिए की एरर जनरेट हो रही है। The solution of the above problem is to remove the quotes from the indexes. जो भी इंडेक्सेस आप बूलियन में लिख रहे हो उसके आसपास जो डबल या सिंगल इन्वर्टेड कोट लगाए वो हटाओ, वो नहीं लगाना है हमें, क्योंकि ट्रू फॉल्स तो एक तरीके से बूलियन वैल्यूज होती है, राइट। तो आपको क्या लिखना होगा, बिना कोट के ट्रू फॉल्स ट्रू लिखना होगा, याद रखना ये चेंजेस आपको करना है। इट डजंट इंक्लूड इन लाइक दिस, तो यहाँ पे ये जो सिंगल इन्वर्टेड में लिखा हुआ है ना ये नहीं आएगा। तो जैसे ही आप इसको सॉर्ट आउट कर लोगे तो आपका कोड रन हो जाएगा, समझ गए। चलो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग क्वेरीज। ठीक है, ये क्वेरी आपके सामने है, इसका आउटपुट आपको प्रिडिक्ट करना होगा। सो सिलेक्ट राउंड 29.21, राउंड 32.76। राउंड फंक्शन क्या करता है, राउंड फंक्शन नंबर को राउंड ऑफ कर देता है। मतलब सपोज कि आपके परसेंटेज आ गए 98.9,
तो भाई आप क्या बताओगे कि इसको मुझे तो 99% आए हैं, मैं 99% से पास हुआ हूँ। सिमिलरली राउंड ऑफ फंक्शन यदि 29.21 दिया हुआ है तो उसको 29 में राउंड ऑफ कर देगा, और यदि यहाँ पे 32.76 दिया हुआ है तो 32.76 ना 5 से बिगर नंबर है तो उसको 33 में राउंड ऑफ कर दिया, ठीक है। अब सपोज मैंने ऐसा लिखा होता 29.21 कॉमा लगा के 2 लिखा होता, तो आपको 2 प्रिसीजन मतलब इसके बाद 2 प्रिसीजन तक चाहिए होते नंबर, तो 29.00 रिटर्न होता। मेरी बात समझ में आई? तो प्रिसीजन भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। नाउ सिलेक्ट ट्रिम टू बी कंटिन्यूड। अब ट्रिम फंक्शन क्या करता है, स्ट्रिंग के हेडिंग और ट्रेलिंग दोनों साइड से स्पेसेस को रिमूव कर देता है। तो टू बी कंटिन्यूअस यहाँ पे इस तरीके से शो होगा, लेफ्ट में राइट में जो भी स्पेस होगा वो रिमूव हो जाएगा। यदि ये ट्रिम की जगह एल ट्रिम देते तो लेफ्ट से रिमूव होता, आर ट्रिम देते तो राइट से स्पेस रिमूव होता, ठीक है। नाउ सिलेक्ट 9 mod 2। 9 mod 2, mod क्या रिटर्न करता है, mod रिमाइंडर रिटर्न करता है। मतलब जब आप 2 को 9 से डिवाइड कर देते हो, 2 से 9 को डिवाइड कर देते हो तो 2 4 8, व्हाट विल बी द रिमाइंडर, द रिमाइंडर विल बी 1 ना, सो इट रिटर्न्स एज 1 only. So this is how about the question will come in your exam. मेरी बात समझ में आ गई? तो as it is भी आ सकते हैं, नंबर बदल सकते हैं, राउंड फंक्शन देंगे 100% देंगे, नंबर बदल देंगे, बात समझ में आई? ट्रिम फंक्शन देंगे 100% देंगे, लेकिन यहाँ पे बीच में जो लिखा हुआ कंटेंट है ना वो बदल देंगे। तो इतना तो बनता है ना, इतना तो बनता है। Now given a data frame, namely data is shown in the adjacent figure, fruit name are row labels. Write code statement 2. समझ में आ गई बात? यहाँ पे आपको क्या करना है, अभी देखो यहाँ पे डेटा तो मैंने शो नहीं करवाया, बट आपको क्या, अच्छा डेटा इज हियर ना, यहाँ देखो यहाँ दिया हुआ डेटा, ठीक है। अब राइट कोड स्टेटमेंट 2, आपको इसके लिए कोड लिखना है। फाइंड ऑल रोज विद लेबल एप्पल, ये होगा इसके इंडेक्स लेवल, ये होगा इसके कॉलम जो इंडेक्सेस है वो, ठीक है। एक्सट्रैक्ट ऑल कॉलम्स, आपको यहाँ पे क्या करना है, एप्पल वाले इंडेक्स के अकॉर्डिंग सारे कॉलम की वैल्यूज को एक्सेस करना है। रेड 3 120, मतलब आपको इस पूरी रो को एक्सेस करना है। Now list fruit with count more than 25. उन फ्रूट्स को काउंट करना है जो 25 से ज्यादा हैं, तो 25 से ज्यादा वाले ये दो हैं, इनको काउंट करना होगा। लिस्ट सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ रोज, सेकंड, थर्ड और फोर्थ रो, तो दिस इज सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इन तीनों रो को आपको एक्सेस करना है। तो यहाँ पे हम स्लाइसिंग का यूज करेंगे, यहाँ हम इंडेक्सिंग का भी यूज करेंगे। तो तीनों के लिए जो आपको लिखना होगा कोड वो ये होगा कि डेटा नाम की आपकी फ्रेम है, डेटा फ्रेम है, डॉट एलओसी मेथड से हम वैल्यू को एक्सेस करते हैं। एलओसी मेथड तब यूज होती है जब आपके इंडेक्सेस लेबल के फॉर्मेट में हो, याद रखना। तो यहाँ पे हमने एप्पल को एक्सेस कर लिया, एप्पल के आगे आपने कॉलन लगा दिया, मतलब आपको सारी वैल्यूज यहाँ पे एक्सेस हो जाएंगी, ठीक है। एप्पल से स्टार्ट होगा, सारी वैल्यूज को आप एक्सेस कर पाओगे। एप्पल के बाद जितने भी इंडेक्सेस दिए हुए सबकी वैल्यूज, मेरी बात समझ में आई? नाउ डेटा में आप एक्सेस कर रहे हो किसको, काउंट फंक्शन की मदद से, ठीक है। इस डेटा फ्रेम के काउंट फंक्शन को एक्सेस कर रहे हो, वो भी 25 से ज्यादा, तो जहां पर डेटा फ्रेम में 25 से ज्यादा वैल्यूज दिखेगी उसको काउंट करके दे देगा, ठीक है। नाउ डेटा डॉट आईलॉक मेथड, आईलॉक मेथड क्या करती है, जिसमें आप क्या मेंशन करते हो, जिसमें आप इंडेक्स को मेंशन करते हो, वो भी नंबर्स के फॉर्मेट में। तो 1 कॉलन 3 से लेकर एंड तक आपको एक्सेस करना है, याद रखना। यहाँ आता है स्टार्ट इंडेक्स, स्लाइसिंग कर रहे हैं, स्टार्ट इंडेक्स कॉलन लगा के आप लिखते हो एंड इंडेक्स, ठीक है, जो स्टार्टिंग पोजीशन है, और इसके बाद कॉमा लगा के फिर स्टार्ट और एंड लिखते हो कि कहां से कहां तक आपको सर्च करना है, रो और कॉलम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो दिस इज हाउ अबाउट द कोड, कि कोड बेस्ड क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, बट बेसिक आई है। नाउ गिवन द डेटा फ्रेम एमडीएफ इज शोन बिलो, ये एमडीएफ डेटा फ्रेम है, इस तरीके से आपको विजिबल हो रही है। एमडीएफ डॉट ड्रॉप टोटल ऑर्डर एक्सेस इक्वल्स टू 1, ड्रॉप फंक्शन का यहाँ पे यूज किया हुआ है। ड्रॉप फंक्शन की मदद से जो टोटल है और जो ऑर्डर है बेसिकली उसको आप ड्रॉप कर पा रहे हो, जिसका एक्सेस 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या एरर आने वाली है वो आपको बताना है। नाउ ए कॉमा डी, इसको भी आपको ड्रॉप करना है, ए कॉमा डी वाली वैल्यू को भी, एंड ड्रॉप ए कॉमा डी एक्सेस इक्वल्स टू 1, ठीक है। सो व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस क्वेश्चन? यदि हम आउटपुट की बात करें तो ध्यान से समझो, एक्सेस इक्वल्स टू 1 मींस कॉलम्स, देयर आर नो कॉलम्स बाय द नेम ऑफ टोटल और ऑर्डर। आपने देखा अभी मैंने यहाँ पे बोला कि आपको टोटल और ऑर्डर वाले कॉलम्स को डिलीट करना है, बट यहाँ कहीं टोटल ऑर्डर कॉलम दिखा क्या? नहीं दिखा ना, हमको तो एबीसी दिख रहा है मैम। तो ये डाउट आपके भी दिमाग में आया होगा, तो ध्यान से देखो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर जनरेट होगी एरर, और वो एरर ये बताएंगे कि डेटा फ्रेम एमडीएफ में टोटल और ऑर्डर नाम का देयर इज नो कॉलम एग्जिस्ट ना। नाउ नेक्स्ट में आपसे क्या पूछा है, नेक्स्ट में आपसे पूछा है कि आपको ए और डी वाले कॉलम की वैल्यूज को डिलीट करना है। तो जब भी आपको कोई कॉलम की वैल्यू को डिलीट करना होता है या रीनेम करना होता है तो हम उसके लिए एक्सेस पैरामीटर को सेट करते हैं, बिना एक्सेस पैरामीटर के आप काम नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे एरर क्या आएगी, नो एक्सेस इज गिवन, कि एक्सेस 1 या एक्सेस 0, जिसके लिए आप रो और कॉलम के लिए जो एक्सेस देते हो ना, कौन सी रो से आपको, कौन से कॉलम से आपको डिलीट करना है। तो कॉलम के लिए जो डिफॉल्ट एक्सेस होती है वो 0 होती है, बट यहाँ पे कोई भी एक्सेस मेंशन नहीं किया है, सो हेंस देयर इज अ एरर।
ठीक है। एक्सिस 1 मीन्स कॉलम एंड एक्सिस 0 मीन्स रो, याद रखना। ड्रॉप मेथड में आपको एक्सिस के बिना काम नहीं मिलेगा, मतलब एक्सिस के बिना आउटपुट नहीं आएगा। तो एक्सिस 0 मतलब रो डिलीट करना है और एक्सिस 1 मतलब कॉलम डिलीट करना है, ये ध्यान रखने से क्वेश्चन आता है। और थर्ड में यदि देखा जाए तो थर्ड में क्या कर दिया इन्होंने यहाँ पे, थर्ड वाले में लिख दिया a comma d and x is equals to 1. तो here what's the error will come? So axis 1 means column, there is no column by the name of D, so data frame empty, hence there is an error. A B C नाम के कॉलम है ना बेटा जी, देखो A B C D नाम का तो कोई कॉलम ही नहीं है जिसको ये डिलीट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो एरर जनरेट होगी। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। अगेन हम टेलिंग, कोड दे देंगे, आउटपुट लिखना होगा, आउटपुट दे देंगे, कोड लिखना होगा, गलत कोड लिखा होगा, एरर बतानी होगी, तो एरर सॉल्विंग वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। Now the next question, Nivedita has recently shifted to new city and new school. She does not know many people in her new city and school, but all of a sudden someone is posting negative, demeaning comments on her social networking profile, social sites, forum. She also getting repeated mails from unknown people. Every time she goes online, she finds someone chasing her online. अब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, एक क्वेश्चन 100% आएगा, निवेदिता की जगह कोई और पर्सन का नाम लिखा रहेगा, यहाँ पर जो चीजें कंडीशन में दी हुई है कुछ और कंडीशन दी होगी, लेकिन पैटर्न यही होगा। फिर से ध्यान रखना है ना, वही नेगेटिव कमेंट्स को लेकर क्वेश्चन होगा, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट को लेकर क्वेश्चन होगा, लेकिन कंडीशन बदल देंगे, नाम बदल देंगे। तो बी रेडी फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो यहाँ पे अब आपको आंसर क्या करना होगा, सिचुएशन तो समझ में आ गई, इसी को कहते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन, जो इस साल के पेपर में भर भर के आपको देखने को मिल रहे हैं। So what is happening to Nivedita? Nivedita has become a victim of cyberbullying and cyber stalking. Understand? Situation तो clear हो गई ना। चलो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं है, उसे चलाना आया है अभी अभी और वो स्टार्ट कर रही है, कुछ ऐसे पर्सन को देखती है जो उसको कहीं ना कहीं डिमिनिंग कर रहे होते हैं, चेज कर रहे होते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, इस तरीके के एक्ट को साइबर बुलिंग। What action should she taken to stop them? इसको स्टॉप करने के लिए इसको क्या करना चाहिए? So she must immediately bring into the notice her parents or school authorities. She must report a cyber crime also to local police with help of the parents. Okay, बात समझ में आ गई? तो ये काम उसको करना चाहिए। Now is there any law to handle such issues? कोई ऐसा लॉ बनाया गया है कि गवर्नमेंट के थ्रू जिसमें इन सारे इस तरीके के एक्ट को हैंडल किया जा सकता है, जो साइबर क्राइम्स होते हैं उनको हैंडल किया जा सकता है? तो यस, IT दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, इसके तहत साइबर क्रिमिनल्स को आप सजा दिलवा सकते हो। इसमें साइबर क्राइम के लिए लॉज बनाए गए हैं, है ना। सो इंडिया में कैसे साइबर क्राइम को डील करना चाहिए, जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की मदद से होते हैं, वो IT एक्ट में डिफाइन किए गए। नाउ व्हाट मेजर्स शुड यू टेक टू कीप डेटा सिक्योर? डेटा को सिक्योर रखने के लिए क्या मेजर्स आप लेते हो? तो देखो, रेगुलर बैकअप लेना होता है, वायरसेस के अगेंस्ट अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट करना है तो एंटीवायरस को इंस्टॉल करना होता है, यूजिंग सिस्टम फॉर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के साथ में हमें हमारे कंप्यूटर सिस्टम को क्या करना होता है, प्रोटेक्ट करना होता है। मतलब कि आपको जो पासवर्ड है वो आपके पापा मम्मी का नाम, फेवरेट मूवी का नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ऐसा कुछ नहीं रखना है। आपको पासवर्ड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है, मतलब कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर्स और नंबर्स, इसका कलेक्शन होना चाहिए, 8 डिजिट का मैक्सिमम होना ही चाहिए। सेफ स्टोरेज, इंपॉर्टेंट फाइल स्टोरेज, रिमूवेबल डिस्क, लॉक्ड अवे इन सेफ लोकेशन। जो भी आपका इंपॉर्टेंट डेटा है उसको सेफ और सिक्योर रख के रखो, आप पासवर्ड से लॉक कर सकते हो, राइट। नाउ कंसीडर द टेबल सेल्समैन विद द फॉलोइंग डेटा। अब ये आपके सामने डेटा दिया हुआ है, सेल्समैन टेबल आपको दिख रही है, इसके रिगार्डिंग आप कुछ क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करने हैं। टेबल पे एक नजर डाल लो, सेल्स नंबर दिया हुआ है, सेल्समैन का नाम दिया हुआ है, उनकी सैलरी दी हुई है, बोनस दिया हुआ है, डेट ऑफ ज्वाइन दिया हुआ है, ठीक है। अब करना क्या है मैम, क्वेश्चन इज हियर। देखो जी, एसक्यूएल क्वेरीज जिससे बहुत ज्यादा डर लगता है, ध्यान से समझना कैसी क्वेरीज एग्जाम में आएंगी। इस क्वेश्चन से आपको आइडिया लग जाने वाला है, क्या पता यही सेम क्वेश्चन आ जाए, सेल्समैन की जगह कस्टमर दे दे, बस बाकी सारी चीजें सेम हो। मेरी बात समझ में आ रही है ना? ऐसा ही चेंजेस सीबीएसई करेगी। आपको पेपर में जो चेंजेस देखने को मिलेंगे ना, इससे और अपने मेन पेपर से बस यही चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। और आप जब पेपर हाथ में लेकर बैठोगे, जब आप पेपर देखोगे तो आप बिलीव करोगे, आपको याद आएगी मेरी बात कि यस मैम सही कह रही थी, ठीक है। समझ में आ गई ना बात? चलो जी, तो देख ले क्या क्वेरीज पूछी है। डिस्प्ले सेल्समैन नेम एंड बोनस आफ्टर राउंडिंग ऑफ टू 0 डेसिमल प्लेसेस। आपको सेल्समैन के नेम और उनके बोनस को शो करवाना है, वो भी 0 से राउंड ऑफ करने के बाद, ठीक है। तो राउंड ऑफ समझते हो, जिसके लिए राउंड फंक्शन यूज करते हैं। तो सिलेक्ट कर लिया नेम, सेल्समैन का नेम और राउंड फंक्शन, बोनस वाले वैल्यू को आपको क्या करना है, राउंड ऑफ करवाना है, ठीक है। फ्रॉम सेल्समैन टेबल, तो जितने भी बोनस की वैल्यू होगी, ध्यान से समझना, जितनी भी बोनस की वैल्यू होगी, ये जो डेसिमल में आपको दिख रही है ना, ये सब राउंड ऑफ हो जाएगी। 45, 25, 35 और यहाँ पे देखो 27.89 है तो ये 28 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 12 में रहेगा। तो जो 5 से ज्यादा नंबर हो गए वो राउंड ऑफ हो जाएंगे, ओके, राउंड फंक्शन से। नॉर्मल सी क्वेरी आपको लिखनी है। नाउ डिस्प्ले द पोजीशन ऑफ ऑकरेंस ऑफ द स्ट्रिंग TA इन सेल्समैन। सेल्समैन के नाम में जहां जहां TA आ रहा है, आपको उन सेल्समैन के पोजीशन आपको डिस्प्ले करवानी है, मतलब वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, राइट। तो
तो सिलेक्ट इन एसटीआर, इन एसटीआर क्या करता है, स्ट्रिंग में से सब स्ट्रिंग की पोजीशन को रिटर्न करता है। तो टीए कितनी बार आ रहा है किस स्ट्रिंग में, किस जगह पर, वो तो यहाँ पे हमने इन एसटीआर में स्ट्रिंग कैसे पास करोगे, सेल्समैन का नाम है ना, और कौन सी सर्च करना है स्ट्रिंग को, टीए को सर्च करना है फ्रॉम सेल्समैन। आई बात समझ में। तो अब यहाँ पे जो आपको आउटपुट रिटर्न होगा ना, हर एक के नाम में जहाँ टीए आ रहा है या एक बार आ रहा है, जहाँ टीए आपको 2 बार दिखेगा तो वो 2 बार रिटर्न कर देगा, है ना, नहीं मिलेगा तो 0 रिटर्न करेगा। जैसे आप देखो यहाँ पे कहीं टीए है ही नहीं तो यहाँ 0 रिटर्न करेगा, यहाँ 1 रिटर्न करेगा। ओके, बात समझ में आई, अच्छे से समझ में आई इन एसटीआर का काम क्या होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। डिस्प्ले द 4 कैरेक्टर फ्रॉम सेल्समैन नेम स्टार्टिंग फ्रॉम सेकंड कैरेक्टर। ध्यान से समझो, 4 कैरेक्टर आपको सेल्समैन के नाम के डिस्प्ले करवाना है जो कि सेकंड कैरेक्टर से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, मतलब नाम के दूसरे कैरेक्टर से आपको नाम डिस्प्ले करवाना है, मतलब एक सब स्ट्रिंग में से, एक गिवन स्ट्रिंग में से सब स्ट्रिंग को सर्च करना है कुल मिला के। तो सिलेक्ट मिड फंक्शन सब एसटीआर या सब स्ट्रिंग किसी का भी यूज कर सकते हो। एसनेम 2 से स्टार्ट करना है सेकंड कैरेक्टर से, और आपको 4 कैरेक्टर सर्च करना है, 4 कैरेक्टर तक सर्च करना है फ्रॉम सेल्समैन। तो हर एक सेल्समैन के सेकंड कैरेक्टर से कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट होंगे टिल 4th पोजीशन। ओके, नाउ डिस्प्ले द मंथ नेम ऑफ द डेट ऑफ ज्वाइन ऑफ सेल्समैन। सेल्समैन ने जिस डेट पर ज्वाइन किया उसका मंथ नेम डिस्प्ले करवाना है, तो ये डेट टाइम फंक्शन यहाँ यूज हो जाएगा, दैट इज मंथ नेम। मंथ नेम में आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग पास कर देना है, तो हर एक एम्प्लॉय का डेट ऑफ ज्वाइनिंग में जो मंथ है वो मंथ का नाम आपको रिटर्न हो जाएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च। ओके, डिस्प्ले द नेम ऑफ वीकडे ऑफ द डेट ऑफ ज्वाइन ऑफ द सेल्समैन। सेल्समैन ने किस वीकडे पे ज्वाइन किया था, तो डेट के अकॉर्डिंग डे का नाम रिटर्न होगा। सिलेक्ट डे नेम डेट ऑफ ज्वाइन फ्रॉम सेल्समैन। उसने मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, डेट के अकॉर्डिंग, ये जो डे नेम फंक्शन है डेट के अकॉर्डिंग आपको डे का नाम रिटर्न करेगा। ठीक है, तो क्वेरी समझ में आ गई, कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक सब अच्छे से समझ में आ गया। सारे फंक्शंस जो है, मेजर जो फंक्शंस है वो यहाँ कवर कर लूंगी मैं, जो जो एग्जाम में आते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि इन फंक्शंस पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है, इन फंक्शंस को अच्छे से अच्छे कर लेना। ठीक है, चलो जी, एक्सप्लेन द फॉलोइंग एसक्यूएल फंक्शंस विद एग्जांपल। एसक्यूएल फंक्शन आपके सामने दिया हुआ है, इसको विद एग्जांपल समझाना है। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस लिए हुए हैं बेटा, बी रेडी फॉर दिस। आपको फंक्शन लिखने को आ सकते हैं, फंक्शन दिया है आउटपुट लिखने को आ सकता है, आउटपुट दिया है कौन सा फंक्शन है कोड लिखने को आ सकता है, नाम दे दिया फंक्शन का क्या काम करता है काम लिखने को आ सकता है। तो हर एक फंक्शन का काम, उसका नाम, उसका एग्जाम्पल, उसका आउटपुट, फंक्शन का नाम, काम, एग्जाम्पल और आउटपुट रेडी रहना इन चारों के साथ में। ठीक है, तो ही एग्जाम फोड़ पाओगे। नाउ कन्वर्ट स्ट्रिंग इनटू लोअर केस। यदि स्ट्रिंग को आपको लोअर केस में कन्वर्ट करना है तो हम एल केस का यूज करते हैं। सिलेक्ट लोअर, और जो भी यहाँ पे लिखोगे, जैसे लिखा मैंने इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, तो ये पूरा स्मॉल लेटर्स में आपको दिखेगा, जहां जहां जो जो कैपिटल लेटर होगा वो लोअर में हो जाएगा। वहीं यदि यहाँ पे दिया जाता है क्या, अपर केस फंक्शन, ध्यान रखना एल केस की बात करो या लोअर फंक्शन की बात करो, बोथ आर सिमिलर। वहीं यदि कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना है तो यू केस या फिर अपर, बोथ आर सिमिलर। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज इन एसटीआर। अभी बताया इन एसटीआर क्या करता है, स्ट्रिंग में से सब स्ट्रिंग को सर्च करके उसकी पोजीशन रिटर्न करता है कि वो स्ट्रिंग में एग्जिस्ट करती है तो किस जगह पर है, नहीं करती है तो 0 रिटर्न करेगा। ठीक है, तो रिटर्न द पोजीशन ऑफ फर्स्ट occurrence ऑफ द सब स्ट्रिंग इन द गिवन स्ट्रिंग, इट रिटर्न 0 इफ द सब स्ट्रिंग इज नॉट प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग। सिलेक्ट इन एसटीआर इन्फॉर्मेटिक्स, और यहाँ से आपको एमए को सर्च करना है, तो एमए किस पोजीशन पर है, 1 2 3 4 5 6, 6th पोजीशन से शुरू हो रहा है, तो फर्स्ट कैरेक्टर विल बी द first number will be the 6, so it returns 6. Okay, now the next question is substr. It returns the substring size in and starting from the specified position of the substring. वही string में से substring को सर्च करना है तो substr, string में से substring की position को सर्च करना है तो instr. There is a difference between two, याद रखना, इसका डिफरेंस भी आ सकता है। instr पोजीशन रिटर्न करता है, substr स्ट्रिंग रिटर्न करता है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। कैसे लिखोगे, सिलेक्ट सबस्ट्र इन्फॉर्मेटिक्स, और यहाँ से आपको 7th पोजीशन से कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करना है, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ए से आपको पूरे कैरेक्टर्स एक्सेस करना होंगे, एटिक्स, तो एटिक्स रिटर्न हो गया। आई बात समझ में? सो दिस इज ऑल अबाउट सब स्ट्रिंग। ओके, नाउ मॉड फंक्शन अभी बताया, मॉड फंक्शन रिमाइंडर रिटर्न करता है आफ्टर डिवाइडिंग द नंबर। ए नंबर को बी से डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर बचेगा वो रिमाइंडर आपको मॉड रिटर्न करता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्ट मॉड 21,2, तो 2 से जब आप 21 को डिवाइड करोगे तो 2 10s are 20, रिमाइंडर इज 1 ना, दैट्स व्हाई द आंसर इज हियर 1। ओके, मॉड फंक्शन एक न्यूमेरिकल फंक्शन होता है ना। नाउ फंक्शन क्या करता है, करंट डेट और टाइम दोनों रिटर्न करता है। क्या करता है, करंट डेट और टाइम दोनों, तो इट रिटर्न्स द करंट डेट एंड टाइम। याद रखना, बहुत कम ऐसे फंक्शन होते हैं जो डेट टाइम दोनों रिटर्न करते हैं। नाउ इज वन ऑफ द फंक्शन व्हिच रिटर्न्स डेट एंड टाइम बोथ। ओके, तो माइस्क्यूएल सिलेक्ट में जाके नाउ लिख दिया तो आपको जो भी करंट डेट और टाइम आपके सिस्टम में हो रहा होगा वो आपको यहाँ विजिबल हो जाएगा, DDMMYY के फॉर्मेट में और टाइम के फॉर्मेट में, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी हैज सेट अप इट्स न्यू सेंटर एट द रायपुर। ध्यान से समझना,
सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक कंपनी जिसने रायपुर में नया सेटअप किया हुआ है फॉर इट्स ऑफिस एंड वेब बेस्ड एक्टिविटीज. इट इज 4 ब्लॉक्स ऑफ बिल्डिंग्स नेम्ड ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी एंड ब्लॉक डी, है ना. अब जो उसने नया सेटअप किया है वो 4 ब्लॉक में किया है, ब्लॉक ए, बी, सी एंड डी में, रायपुर में. ठीक है, तो ये नंबर ऑफ कंप्यूटर्स लगा दिए उसने. ब्लॉक ए में 25, ब्लॉक बी में 50, ब्लॉक सी में 125, ब्लॉक डी में 10. वहीं यदि मैं बात करूं तो कितने कितने डिस्टेंस पर है, ब्लॉक ए से ब्लॉक बी की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है 60 मीटर, बी से सी की डिस्टेंस 40 मीटर, सी से ए की डिस्टेंस 30 मीटर, डी से सी की डिस्टेंस 50 मीटर. ठीक है, तो ये एक केस बेस्ड क्वेश्चन है जो हर साल एग्जाम में आता ही आता है. रायपुर की जगह कोई और नाम दे देंगे, सॉफ्टवेयर कंपनी की जगह किसी और कंपनी का नाम लिख देंगे भाई, बस क्वेश्चन पैटर्न यही रहेगा. तो पैटर्न समझ लो एक बार, क्वेश्चन फोड़ कराओगे. ठीक है, सजेक्ट द टाइप ऑफ नेटवर्क टू कनेक्ट ऑल द ब्लॉक ऑफ द सुटेबल. तो आप सारे ब्लॉक्स को कैसे कनेक्ट कर पाओगे, सभी की रेंज 100 मीटर के अंदर है, तो जब रेंज 100 मीटर के अंदर होती है तो भाई हम लोकल एरिया नेटवर्क को प्रेफर करते हैं, है ना. नाउ द कंपनी इज प्लानिंग टू लिंक ऑल द ब्लॉक्स थ्रू अ सिक्योर एंड हाई स्पीड वायर्ड मीडियम. अब लेन कनेक्टिविटी कर रहे हैं वो भी वायर्ड मीडियम के थ्रू. तो कौन से आपको यहाँ पे सजेस्ट करना है, अ वे टू कनेक्ट ऑल दी ब्लॉक्स, जिसके थ्रू आप सारे ब्लॉक को कनेक्ट कर सकते हो. कौन सी टोपोलॉजी यूज होगी, स्टार टोपोलॉजी, जिसमें एक सेंट्रल हब होगा जो सारे कंप्यूटर्स को क्या कर पाएगा, सारे कंप्यूटर्स को कंट्रोल कर पाएगा. दिस इज द बेस्ट टोपोलॉजी जो जनरली यूज होती है. Which networking device will you suggest to be procured by the company to interconnect all the computers for each block? सारे ब्लॉक के कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना है तो हब या स्विच का यूज करेंगे. इसी में स्विचेस होते हैं ना जिससे आप नॉर्मली कनेक्ट कर सकते हो. आप अपने स्कूल के लैब में भी देखते हो तो सारे कंप्यूटर्स हब या स्विच से कनेक्टेड होते हैं, राइट. Company is also planning to get its website designed which all allows employees to see their performance after registering themselves on its server. Out of static or dynamic, which type of website will you suggest? तो कंपनी के लिए ऑब्वियस सी बात है कि हम डायनेमिक वेबसाइट ही सजेस्ट करेंगे, क्योंकि स्टैटिक वेबसाइट तो फिक्स्ड होती है ना, और फिक्स्ड वेबसाइट में आप चेंजेस नहीं कर सकते हो. डायनेमिक में हर एक यूजर रियल टाइम में उसमें चेंजेस भी देख सकता है, और जो भी आपको देखना है डायनेमिक वेबसाइट इंटरैक्टिव भी होती है ना, रियल टाइम में उसमें चेंजेस आपको देखने को मिलता है. Which of the following will you suggest to establish the online face-to-face communication between the people of each block? हर एक ब्लॉक के जो पर्सन से बिना एक दूसरे से मिले फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं. तो इंटरनेट की कौन सी सर्विस है, केबल टीवी, ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या टेक्स्ट चैट. ऑब्वियस सी बात है मैम, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगा तभी तो क्या होगा कि वो लोग आपस में बातचीत कर पाएंगे, फेस टू फेस डिस्कशन कर पाएंगे. डन. चलो बेटा जी, तो यहाँ तक अच्छे से समझ में आया, कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी? बिल्कुल नहीं मैम, सब चीज क्लियर हो रही है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं ना. ओके डन. ड्रॉ द फॉलोइंग बार ग्राफ रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच क्लास. अब आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन लिया हुआ है मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी से, आपको एक बार ग्राफ डिजाइन करना है यहाँ पे. ठीक है, तो उसके लिए आपको कोड लिखना होगा. ड्रॉ द फॉलोइंग बार ग्राफ. ये बार ग्राफ आपको यहाँ दिया रहेगा, बार ग्राफ दिया रहेगा, इसके लिए कोड लिखना होगा. तो जितने भी मैटप्लॉटलिब के मैंने फंक्शंस आपको बताए हैं, बस उन फंक्शंस को ध्यान रखना. बार ग्राफ बनाना है तो बार फंक्शन का यूज करोगे. ठीक है, यहाँ पे आपको 2 डेटा वैल्यूज को पास करना होगा जिस पर ये बार्स बनेंगी. साथ में आपको बार का कलर बदलना है तो कलर यूज कर सकते हो, है ना. इसके बीच में आपको जो भी डिस्टेंस रखना है, बार का विड्थ बदलना है, कलर बदलना है, वो सब आप यहाँ पे सेट कर सकते हो. इसके सभी के फंक्शंस पैरामीटर्स होते हैं. तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें मैटप्लॉटलिब.pyplot एसपीएलटी को इंपोर्ट करना होगा. फिर क्लासेस और स्टूडेंट्स, यहाँ देखो ये दी हुई है आपको क्लासेस और ये दिए हुए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. तो 2 लिस्ट यहाँ पे बना ली, एक क्लासेस की और एक स्टूडेंट्स की, और वो पॉइंट लिखे हुए हैं जिन पर आपको ये चीजें मिल रही हैं. ठीक है, उसी की लिस्ट हमने बनाई है, स्केल अपने आप आ जाएगी. ठीक है, अब plt.bar बार फंक्शन में आपने इन दोनों को पास कर दिया और plt.show मेथड को कॉल कर लिया, तो शो मेथड से ग्राफ भी शो हो जाएगा और इस तरीके से आपको बार ग्राफ दिखने को मिलेगा. बाकी आप बार फंक्शन के बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, उनको भी लिख कर आ सकते हो. जनरल जो कोड होगा वो यही कोड होगा. ठीक है, तो हर तरीके के एक एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ऐड किए हुए हैं जो आपसे आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. चलो, गिवन 4 सीक्वेंसेस एज गिवन बिलो. 4 सीक्वेंसेस यहाँ पे दिए हुए हैं, एक्स वाई ए बी दिख रहा है आराम से. 4 लिस्ट आपको यहाँ पे दिख रही है, एक्स वाई ए बी. राइट अ प्रोग्राम टू प्लॉट देम इन अ सेम चार्ट. अब आपको एक चार्ट बनाना है, एक ग्राफ बनाना है जिसमें आपको इनको पुट अप करना है. तो यदि अब मैं बोलूं कि आपको एक लाइन ग्राफ बनाना है एक्स और वाई का विद ब्लू कलर एंड हैविंग लाइन विड्थ इज 3, तो लाइन चार्ट बनाने के लिए, लाइन ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, प्लॉट फंक्शन का यूज करते हैं. इसमें आप लाइन का ब्लू कलर सेट कर सकते हो, कलर सेट कर सकते हो कलर प्रॉपर्टी के थ्रू, विड्थ सेट कर सकते हो विड्थ प्रॉपर्टी के थ्रू, है ना. तो ये हमें यूज करना है. स्कैटर ग्राफ बनाना है प्लॉटेड विद ए एंड बी विद ट्रायंगुलर मार्कर ऑफ मैजेंटा कलर. तो स्कैटर चार्ट बनाना है ना, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे मार्कर एज, मार्कर कलर, ये सारे चीजें आपको सेट करनी होगी. तो इसके लिए क्या कोड लिखोगे जरा ध्यान से देखो, है ना. तो हमने तो पहले यहाँ पे 4 लिस्ट बना ली, चारों लिस्ट बना दी, इस तरीके से आपको ग्राफ दिखेगा. ठीक है, ध्यान से देखना. अब plt.plot फंक्शन में आपने एक्स वाई को पास किया, इस पर आपको लाइन ग्राफ बनाना है, कलर बी दे दिया, लाइन की विड्थ 3 दे दी. ठीक है, डन.
अब ए बी पे आपको क्या करना है, स्कैटर चार्ट बनाना है। तो स्कैटर फंक्शन में, स्कैटर चार्ट के लिए स्कैटर फंक्शन होता है। ए बी पे आप स्कैटर चार्ट बना रहे हो, कलर एम होना चाहिए, मतलब कलर जो है मैजेंटा होना चाहिए, इसके लिए एम यूज करेंगे। और मार्कर क्या होना चाहिए, इस तरीके का ट्राइंगल होना चाहिए। तो मार्कर आपने ये सेट कर लिया। तो अब देखो इसका आउटपुट भी है, आपको लिखना होगा यहाँ पे plt डॉट शो ना। जब plt डॉट शो करोगे तभी आपको ये दोनों ग्राफ चार्ट दिखेंगे, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये ट्राइंगल्स में आपको स्कैटर चार्ट दिख रहा है इन दोनों पॉइंट वैल्यूज पर ए बी के अकॉर्डिंग, और ये एक्स वाई का आपको यहाँ पे लाइन भी दिख रहा है, ओके, एक्स वाई के अकॉर्डिंग। समझ में आया? तो बस इतना बेसिक कोड है, जितने जितने बेसिक फंक्शंस मैंने आपको बताया ना, वो बेसिक फंक्शन याद कर लेना। तो अब यदि मैटप्लॉटलिब का कोई क्वेश्चन आया तो वो इसी टाइप का आएगा, या तो ग्राफ दे देंगे, कोड लिखो, या आपको कोड दिया रहेगा, स्पेसिफिकेशंस दी रहेगी, इस पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको कोड लिखना होगा। मेरी बात समझ में आई? एक क्वेश्चन जरूर आएगा, आखिरी आंसर, आखिरी से सेकंड वाला जो 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा वो मैटप्लॉटलिब का ही रहेगा। समझ गए मेरी बात अच्छे से? चलो, जैस्मिन अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हैज डिजाइन्ड अ डेटाबेस फॉर अ क्लॉथिंग शॉप। जैस्मिन ने अपनी शॉप के लिए, क्लॉथिंग शॉप के लिए एक डेटाबेस डिजाइन किया हुआ है। अब उसके बेसिस पे आपको कुछ आंसर्स करने हैं। ये टेबल है उसकी क्लॉथिंग शॉप की, कोड, सीनेम, साइज, कलर, प्राइस, ड्रॉप, है ना, और क्या दिया हुआ है, इस तरीके से यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, ठीक है, सीनेम लिखा हुआ है, कस्टमर के नेम, उनके साइज, उनके कलर, प्राइस और ड्रॉप। क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़े। करना क्या है मैम इसमें, तो लिखना है इसमें आपको अगेन क्वेरीज। राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले क्लॉथ नेम इन लोअर केस। लोअर केस में क्लॉथ के नाम लिखने हैं, तो लोअर फंक्शन का यूज कर लोगे, क्लॉथ के नेम को पास कर दोगे, यही क्वेरीज आएंगी बेटा। राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले लोएस्ट प्राइस। लोएस्ट प्राइस डिस्प्ले करवाना है तो एग्रीगेट फंक्शन मिन का यूज कर लिया, मिन में प्राइस लिख दिया, ठीक है। राइट अ क्वेरी टू काउंट टोटल नंबर ऑफ क्लॉथ्स। टोटल नंबर ऑफ क्लॉथ्स वो भी मीडियम साइज के जो परचेज किए हैं, तो यहाँ पे लगानी होगी आपको कंडीशन, मतलब वेयर क्लॉथ का यूज करना है। काउंट स्टार क्या करेगा, सारे मीडियम साइज के क्लॉथ को काउंट कर लेगा। ग्रुप बाय, जहां पे एम 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 मिलेगा उसका एक ग्रुप बन जाएगा और फिर काउंट करेगा। तो ग्रुप बाय से साइज हैविंग साइज इक्वल्स टू एम। बात समझ में आई? तो ग्रुप बाय और हैविंग क्लॉज का यहाँ पे यूज हो रहा है। नेक्स्ट, अंजलि राइट्स द फॉलोइंग कमांड्स विद रिस्पेक्ट टू अ टेबल एम्प्लॉय हैविंग फील्ड्स एम्प्लॉय नंबर, नेम, डिपार्टमेंट, कमीशन। अभी कमीशन यहाँ कमांड 1 यहाँ पे लिखी हुई है, सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। कमांड 2 लिखी हुई है, सिलेक्ट काउंट कमीशन फ्रॉम एम्प्लॉय। अगेन आई एम टेलिंग, काउंट स्टार और काउंट में कॉलम नेम दोनों का अपना मतलब होता है। काउंट स्टार नल वैल्यूज को काउंट कर लेता है, जो ब्लैंक वैल्यूज होती है उसको भी काउंट कर लेता है, डुप्लीकेट को भी काउंट कर लेता है। लेकिन जो काउंट के अंदर जब आप कॉलम का नाम लिखते हो तो वो नल वैल्यूज को या डुप्लीकेट वैल्यूज को काउंट नहीं करता है, ठीक है। तो यही आपको बताना है कि यहाँ पर आपको जस्टिफाई करना होगा आंसर को। तो आंसर तो मैंने बता ही दिया है ना, वही जो मैंने अभी बताया वही लिखना कि इट काउंट्स नल वैल्यूज, इट काउंट्स नल वैल्यूज एंड इट डजंट काउंट नल वैल्यूज। ये विदाउट नल वैल्यूज को काउंट करके आपको आंसर रिटर्न करता है। दोनों ही टोटल नंबर ऑफ रोज को रिटर्न करेंगे, बस इतना ही लिख कर आना है, ठीक है। चल, आंसर वाली स्लाइड मिस हो गई। But Mr. Parekh is a captain of cricket team. He need to create a following data frame batsman from a dictionary. Mr. Parekh कैप्टन है क्रिकेट टीम के, वो इस तरीके के डेटा फ्रेम को क्रिएट करना चाहते हैं डिक्शनरी की मदद से। डिक्शनरी की मदद से, तो डेटा फ्रेम को आप डिक्शनरी से क्रिएट कर सकते हो, लिस्ट से क्रिएट कर सकते हो, सीरीज से क्रिएट कर सकते हो, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी से क्रिएट कर सकते हो, डिक्शनरी ऑफ लिस्ट से क्रिएट कर सकते हो। डेटा फ्रेम को आप एम्प्टी भी क्रिएट कर सकते हो, डेटा फ्रेम को आप डिक्शनरी ऑफ सीरीज या लिस्ट ऑफ सीरीज से भी क्रिएट कर सकते हो। इस सभी हमने तरीके देखे हैं, सभी से मैंने आपको बताया हुआ है कि कैसे क्रिएट करते हैं। तो अब यहाँ पे आपको डिक्शनरी का यूज करके क्रिएट करना है। तो डिक्शनरी में ध्यान रखना कि ये जो कॉलम इंडेक्सेस होते हैं ये डिक्शनरी की होती है, और ये आप फिर वैल्यूज को स्पेसिफाई कर सकते हो, हर एक की हर एक की वैल्यूज को स्पेसिफाई कर सकते हो। ये होते हैं आपके रो इंडेक्सेस जिसको आप अलग से क्रिएट कर सकते हो। तो इसके लिए कोड क्या लिखोगे, ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, ऐड बोथ द स्कोर्स ऑफ बैट्समैन एंड असाइन टू टोटल। टोटल ओके, दोनों बैट्समैन के स्कोर को ऐड करना है और टोटल में असाइन करना है। ध्यान से देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है कि बैट्समैन के स्कोर, ओके, सो दीज आर द बैट्समैन स्कोर्स, राइट। ये दोनों बैट्समैन के स्कोर को ऐड करना है और एक टोटल वाला कॉलम बनाना है, और यहाँ पर आपको वैल्यूज को टोटल करके असाइन करवाना है। तो इसके लिए आपको डेटा फ्रेम में कोड लिखना है। अभी तक हमने क्वेरीज में देखा, तो डेटा फ्रेम में क्या करोगे, बैट्समैन नाम के डेटा फ्रेम है, डॉट लोक, लोक मेथड से हम लेबल्ड इंडेक्स को एक्सेस करते हैं। तो टोटल नाम के इंडेक्स को आप एक्सेस करोगे, है ना, जिसमें स्टार्टिंग से लेकर एंड तक दोनों का टोटल होगा। बैट्समैन और स्कोर 1 प्लस बैट्समैन ऑफ स्कोर 2, दोनों का टोटल कहां पर आ जाएगा, यहाँ जो आपने लोक मेथड में नया कॉलम जो क्रिएट करने की कोशिश की उसमें। नाउ डिस्प्ले द हाईएस्ट स्कोर इन बोथ स्कोर 1 एंड स्कोर 2। अब स्कोर 1 स्कोर 2 में जो हाईएस्ट है उसको फाइंड आउट करवाना है, तो मैक्स फंक्शन का यूज कर लोगे, तो वही यूज करा है, स्कोर 1 डॉट मैक्स फंक्शन, स्कोर 2 डॉट मैक्स फंक्शन, तो मैक्सिमम वैल्यूज मिल जाएंगी।
डिस्प्ले द डेटा फ्रेम। बस ध्यान रखना कि यहाँ पे जब आपको नई वैल्यू इंसर्ट करनी होती है ना, तो आप लोक मेथड का यूज करते हो, डिलीट करनी होती है तो ड्रॉप मेथड का यूज करते हो, रीनेम करना होता है तो यहाँ पे बेसिकली हम रीनेम मेथड का यूज करते हैं। कुछ मेथड्स होती हैं जो फिक्स होती हैं, ठीक है। अब आपको पूरी डेटा फ्रेम डिस्प्ले करवाना है तो प्रिंट करके डेटा फ्रेम का नाम लिख दो, ठीक है। तो ये डेटा फ्रेम का क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन, हितेश वांट्स टू डिस्प्ले द लास्ट 4 रोज ऑफ द डेटा फ्रेम, हैज रिटन द फॉलोइंग कोड, ठीक है, जो कि फॉलोइंग कोड में लिखा हुआ है। df.tel फंक्शन कहा था, हेड टेल का एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो देखो टेल फंक्शन का दिया हुआ है। नाउ बट लास्ट 5 रोज आर बीइंग डिस्प्लेड। हितेश क्या चाहता है कि लास्ट से 5 रो डिस्प्ले हो जाए, वो भी लास्ट से, तो लास्ट से 5 रो को डिस्प्ले करवाना है। आइडेंटिफाई द एरर एंड रीराइट द करेक्ट कोड सो दैट लास्ट 4 रोज गेट डिस्प्ले। इसमें क्या होगा, df.tel में, टेल में तो आपको क्या होगा कि लास्ट से पूरी 5 रो दिख जाएगी, बट आपको सिर्फ 4 को एक्सेस करना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 4 पास कर दोगे। टेल फंक्शन में जितना लिखोगे उतने नंबर ऑफ रोज दिखेगी, और यदि कुछ भी नहीं लिखोगे तो लास्ट से 5 रोज दिखेंगे। ये क्वेश्चन आपको टेल की जगह पर क्या आ सकता है, हेड के लिए भी आ सकता है, लास्ट की जगह टॉप से आ सकता है। तो ध्यान रखना, इसमें जो पैरामीटर आप पास करोगे पूरी कहानी उस पैरामीटर पे डिपेंड करती है। कुछ नहीं लिखा है तो डिफॉल्ट 5 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, 4 चाहिए, 3 चाहिए, 2 चाहिए, 1 चाहिए, तो उसके लिए आपको मेंशन करना होगा। अब यूआरएल क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जिस नाम से सर्वर पर आपकी वेबसाइट स्टोर होती है वो यूआरएल कहलाता है। मतलब वेब एड्रेस कह सकते हो, लोकेशन कह सकते हो, इंटरनेट पे जहां आपका डॉक्यूमेंट जाके सेव होता है। यूआरएल 3 पार्ट में डिवाइड होती है, दैट इज प्रोटोकॉल, डोमेन नेम और दूसरा होता है पाथ, है ना। तो यदि मैं बात करूं इस यूआरएल की तो https प्रोटोकॉल, www.rachnasagar.in डोमेन हो गया, और books.php क्या हो गया, आपका फाइल का नाम या पाथ हो गया जहां पे से वेबसाइट से वेब पेज को एक्सेस करना है। ये 3 होते हैं। इसका भी क्वेश्चन आता है कि प्रोटोकॉल का नाम फाइंड आउट करके बताओ, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। इंटरनेट के कुछ यूजेस वाला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है, बहुत बेसिक क्वेश्चन। इंटरनेट किस लिए यूज किया जाता है, तो इंटरनेट को आप बिजनेस में यूज कर सकते हो, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, है ना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वॉइस कॉलिंग के लिए यूज कर सकते हो, चैटिंग के लिए यूज कर सकते हो, ईमेल करने के लिए इंटरनेट को यूज कर सकते हो। तो भाई बच्चों वाला क्वेश्चन है, ये तो आराम से अटेम्प्ट करके एग्जाम में आ ही जाओगे। 4 नंबर का क्वेश्चन है, 4 तो लिखकर आना ही आना। सिंगल रो मल्टीपल रो में फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है, तो बात वही होगी यहाँ पर स्केलर फंक्शन और एग्रीगेट फंक्शन की। सिंगल रो फंक्शन एक सिंगल रो पे अप्लाई किए जाते हैं, जिसमें यू केस, अपर केस, लोअर केस, मैथ फंक्शंस, टेक्स्ट फंक्शंस आ जाते हैं। मल्टीपल रो फंक्शंस मल्टीपल रो पे अप्लाई किए जाते हैं, लेकिन एक ही रिजल्ट रिटर्न करते हैं। मल्टीपल रो की वैल्यूज को सम कर लिया तो टोटल सम मिल गया, एवरेज निकाल लिया तो एवरेज मिल गया। मल्टीपल रो में से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी, मिनिमम कौन सी, टेबल में कितनी रो एग्जिस्ट करती है, काउंट करना है, तो सम, एवरेज, मिन, मैक्स, काउंट आर 5 ओनली एग्रीगेट फंक्शंस। बाकी जितने फंक्शंस होते हैं सब सिंगल रो होता है। तो एग्रीगेट फंक्शन मल्टीपल रो फंक्शन को कहते हैं जो मल्टीपल रो पे अप्लाई होते हैं, राइट। नाउ राइट 2 एग्जांपल ऑफ डीबीएमएस सॉफ्टवेयर। डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के 2 एग्जांपल लिखना है, तो बहुत सारे डीबीएमएस सॉफ्टवेयर होते हैं, ओरेकल, एसक्यूएल सर्वर, मायस्क्यूएल, है ना, नाम लिख कर आ सकते हो। नाउ नल वैल्यू क्या कहलाता है मायस्क्यूएल में, नल वैल्यू का मतलब होता है कि जब किसी कॉलम में आप कोई वैल्यू असाइन नहीं करते हो तो वहां पर उस जगह पर नल असाइन हो जाता है, मींस नो वैल्यू ऑन दैट प्लेस ना। कोई भी कॉलम में जब कोई वैल्यू नहीं होती तो हम उसको कहते हैं कि वहां पे नल वैल्यू से असाइन किया गया है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, गिवन अ सीरीज दैट स्टोर्स द एरिया ऑफ सम स्टेट्स इन किलोमीटर, है ना। किलोमीटर में बेसिकली यहाँ पर देखो तो ये एक सीरीज आपको दी हुई है जिसमें किलोमीटर्स में डेटा स्टोर किया हुआ है। तो अब आपको क्या करना है, सीरीज भी दी हुई है, फाइंड आउट द बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 3 एरियाज। आपको बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट 3 एरियाज को फाइंड आउट करना है। सीरीज 1 pd डॉट सीरीज, ये आपके सामने वैल्यूज दी हुई है। अब सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम पेंडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं। सीरीज 1 में आपने pd डॉट सीरीज फंक्शन से सीरीज क्रिएट कर ली। अब आप क्या कर रहे हो, टॉप 3 बिगेस्ट एरियाज को निकालना है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, सीरीज 1 को सॉर्ट करोगे, सॉर्ट फंक्शन के थ्रू। तो सॉर्ट वैल्यूज के थ्रू हमने क्या करा, लास्ट से 3 वैल्यूज को एक्सेस करा। फिर 3 स्मॉलेस्ट एरियाज को कैलकुलेट करना है, तो सॉर्ट वैल्यूज फंक्शन से हमने हेड फंक्शन की मदद से टॉप 3 को एक्सेस करा। तो टेल और हेड फंक्शन का काम समझ में आ गया। बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट क्या करने के लिए, सॉर्टेड वैल्यूज को, बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट सॉर्टेड वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमने इसको यूज किया। तो एक्चुअली देखा जाए तो एक नेस्टेड फंक्शन का यूज हमने सीरीज के साथ में यहाँ पर किया हुआ है। ओके, बात समझ में आई। चलो, कंपेयर एक्टिव एंड पैसिव फुटप्रिंट्स। तो डिजिटल फुटप्रिंट का क्वेश्चन भी आता है जिसमें एक्टिव और डिजिटल फुटप्रिंट क्या होती है। एक्टिव फुटप्रिंट्स वो होती है जो कि इंटेंशनली आप सर्वर पर स्टोर करते हैं, तो वो फुटप्रिंट्स जो कि इंटेंशनली ऑनलाइन सबमिट की जाती है, चाहे कोई आप ईमेल क्रिएट कर रहे हो तो रजिस्टर कर रहे हो, आप कोई सोशल मीडिया पोस्ट कर रहे हो, किसी को कमेंट कर रहे हो, ठीक है। पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट जो अनइंटेंशनली इंटरनेट पर ऑनलाइन आपकी छूट जाती है, वो अनइंटेंशनली जो इन्फॉर्मेशन होती है वो पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट होती है। कोई वेबसाइट विजिट कर रहे हो आप, ठीक है, आपने किस आईपी एड्रेस से उस वेबसाइट पे लॉगिन किया, तो ये बेसिकली अनइंटेंशनली आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सर्वर पर स्टोर होती है, जिसको पैसिव
डिजिटल फुटप्रिंट कहते हैं, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू सर्वे वन ऑफ द मेजर एशियन कंट्रीज जनरेट्स अप्रोक्सीमेटली 2 मिलियन टन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट ईयर, only 1.5% of the total e-waste get recycled. Suggest a method to manage e-waste. अब ये ई-वेस्ट का एक केस बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, समझ में आ रही है बात? तो आपको यहाँ बताना है कि कौन सी मेथड से आप इस ई-वेस्ट को क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इको फ्रेंडली जो इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं उसको खरीदेंगे, है ना, जो रिड्यूस भी हो जाए, रिसाइकल भी हो जाए, रीयूज भी हो जाए। और यदि कोई सोशल ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जहां पे आपको ऐसा लगता है कि यार ये इलेक्ट्रॉनिक्स आपके पास में वेस्ट है, तो आप उसको डोनेट कर सकते हो, उसको दे सकते हो, ठीक है, इसको रिफर्बिश कर सकते हो, उसको रिसाइकल भी कर सकते हो। तो वही चीज जो मैंने आपको बताया कि ई वेस्ट को मैनेज करने के 3 तरीके होते हैं, वही 3 तरीके हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। डन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 ऑब्जेक्ट है आपके पास में, अ लिस्ट ऑब्जेक्ट नेमली लिस्ट 1 एंड अ सीरीज ऑब्जेक्ट में भी सीरीज 1, बोथ आर हैविंग सिमिलर वैल्यूज 2 4 6 8। तो फाइंड द आउटपुट। यदि मैं यहाँ पे लिखती हूँ लिस्ट 1 into 2, तो लिस्ट 1 के जितने एलिमेंट है वो 2 बार में प्रिंट होंगे, मल्टीप्लाई 2 मतलब रिपीटेशन होगा। तो देखो 2 4 6 8 2 4 6 8। वही यदि मैंने सीरीज के साथ में लिखा है, सीरीज के साथ में यदि सेम चीज लिखी हुई है, मतलब यहाँ पे सीरीज के साथ में भी देखो यही चीज आएगी ना, इंटू करके 2, सीरीज 1 into 2। तो यहाँ पे सीरीज की हर एक वैल्यू में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 4 2 जा 8, ठीक है। और वहीं पर फिर क्या था, 6 2 जा 12 एंड 8 2 जा 16। तो सीरीज के साथ में ये स्टार ऑपरेटर मल्टीप्लाई की तरह काम कर रहा है, और लिस्ट के साथ में यही स्टार ऑपरेटर रिपीटेशन की तरह काम कर रहा है। दिस इज ऑल अबाउट व्हाट आई एम टॉकिंग। समझ में आ गई बात? कि यदि लिस्ट में आप इंटू 2 करोगे तो मल्टीप्लाई ऑपरेटर वर्ड को रिपीट कर देगा उतनी बार, लेकिन सीरीज में यदि काम करोगे ये, तो वो वर्ड को क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर देगा उस गिवन नंबर के साथ में। राइट अ कोड टू क्रिएट डेटा फ्रेम बाय यूजिंग लिस्ट एंड डिक्शनरी। लिस्ट और डिक्शनरी की मदद से कैसे आप डेटा फ्रेम को क्रिएट करते हो, उस पर बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इंपोर्ट पेंडास एसपीडी, पहले लिस्ट की मदद से देख लेते हैं। यहाँ पर एक मैंने लिस्ट बनाई पेंडास और नंपाई नाम की। अब मैंने क्या करा, लिस्ट नाम से एक डेटा फ्रेम बना ले, जिसमें इस str लिस्ट वाली को पास कर दिया और प्रिंट करवा दिया। तो क्या होगा, एक डेटा फ्रेम बन जाएगी जिसमें पेंडास और नंपाई डेटा वैल्यूज होगी, और इसके 0 1 2 क्या हो जाने वाले, डिफॉल्ट इंडेक्सेस हो जाएंगे। वही डेटा फ्रेम से आपको क्रिएट करना है, मतलब डिक्शनरी से क्रिएट करना है, तो आपने पहले डिक नाम की एक डिक्शनरी बना ली, है ना। तो आईडी यहाँ पे की हो गया, और ये इसकी वैल्यू हो गई, लिस्ट में वैल्यूज आ रही है। फिर ये दूसरा की, और ये उसकी वैल्यूज। अब जब आप इसको डिक को पास करते हो पीडी डॉट डेटा फ्रेम में, और इसको प्रिंट करवाते हो, यहाँ पे डिक आएगा ना, जब आप इसको प्रिंट करवा लेते हो तो इस तरीके से आपको कुछ डेटा फ्रेम दिखेगा। आईटी और डिपार्टमेंट बन जाएगा कॉलम इंडेक्सेस 1001 1002 1003, ये आ जाने वाला है। साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, और डिफॉल्ट जो रो इंडेक्सेस होंगे वो 0 1 2। तो ये देखो यहाँ पर डिक्शनरी की मदद से क्रिएट की हुई एक डेटा फ्रेम है, और इसके प्रीवियस हमने लिस्ट से कैसे क्रिएट करना है वो भी देखा, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया अच्छे से, कोई डाउट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। नाउ नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कामिनी अ लाइब्रेरियन हैज डिजाइंड अ डेटाबेस फॉर अ बुक्स अवेलेबल इन लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में जो बुक्स अवेलेबल होती है, तो कामिनी नाम की एक लाइब्रेरियन है जो बेसिकली क्या कर रही है, यहाँ पर डेटाबेस मेंटेन कर रही है, जिसमें बुक कोड, बुक नंबर, पब्लिशर, प्राइस, क्वांटिटी दिया हुआ है ना। तो भर भर के डेटाबेस के क्वेश्चंस में मैंने यहाँ पर आपको सॉल्व करवा दिए हैं, और कोड बेस्ड क्वेश्चन भी करवा दिया। क्वेश्चन किस पैटर्न पर आने वाला है ये आपको अंदाजा लग चुका है ना जी। डिफरेंस का क्वेश्चन आ सकता है, फीचर्स का क्वेश्चन आ सकता है, एग्जांपल का क्वेश्चन दिया जा सकता है, कोड से आउटपुट लिखो, आउटपुट से कोड लिखो, ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। राइट नाउ डिस्प्ले द एवरेज प्राइस ऑफ ईच बुक हैविंग द क्वांटिटी मोर देन 20 से ज्यादा जहां पे क्वांटिटी है बुक की, तो उसका एवरेज प्राइस दे दे। तो भाई यहाँ पे हम यूज करेंगे एवरेज फंक्शन का, है ना, प्राइस पर लगाओगे एवरेज फंक्शन, और ग्रुप बाय से आप क्या करोगे, क्वांटिटी जहां 20 से ज्यादा होगी, कंडीशन लगाकर, जहां क्वांटिटी 20 से ज्यादा होगी उसका एक ग्रुप बनेगा, उसको काउंट करके फिर यहाँ पे उसका एवरेज निकलेगा, ठीक है। काउंट द बुक्स अवेलेबल इन लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी है, तो काउंट में लिखोगे आप बुक नेम, जिससे सिर्फ नल वैल्यूज को छोड़कर जितनी वैल्यूज जहां जहां बुक होगी वही काउंट हो जाएगा। डिस्प्ले द टोटल प्राइस ऑफ ऑल द बुक्स ऑफ पब्लिशर, जितने भी पब्लिशर की जो बुक्स है उनकी टोटल प्राइस काउंट हो जाए। तो सम फंक्शन से क्या हो जाएगा, प्राइस काउंट हो जाएगी। फ्रॉम जो बेसिकली फ्रॉम बुक्स है ना, यहाँ पे बुक्स आएगा ना, फ्रॉम बुक्स ग्रुप बाय बुक नेम। अंडरस्टैंड दिस थिंग? चलो तो आगे बात समझ में, क्वेरी लिखना समझ गए ना। लास्ट, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले द हाईएस्ट एंड लोएस्ट प्राइस ऑफ द बुक। हाईएस्ट और लोएस्ट प्राइस बतानी है, तो मिनिमम से आपको हाईएस्ट लोएस्ट प्राइस मिलती है, मैक्सिमम से आपको हाईएस्ट प्राइस मिलती है, तो मिन और मैक्स फंक्शन यूज कर लेना। मिन मैक्स सम एवरेज काउंट, ये जो क्वेश्चन था ये बेस्ड था एग्रीगेट फंक्शन की क्वेरीज पर, ठीक है। चलो तो इसी के साथ में ये सेशन यहाँ खत्म करती हूँ, एंड होपफुली आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स बहुत अच्छे से समझ में आए, और ये सेशन आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होने वाला है। जितने भी पैटर्न के क्वेश्चन आंसर्स मैंने यहाँ बताए, बेटा इसी पैटर्न पे आपको अपनी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस दिखेंगे। नाम बदल देंगे, नंबर बदल देंगे, और जो स्ट्रिंग दी हुई है वो बदल देंगे, बट पैटर्न यही होगा।
मेरी बात समझ में आई? तो इसी पैटर्न पे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, या हो सकता है कि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाए, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व कराए। तो मिलेंगे अगले धमाकेदार सेशन में, मींस मिलेंगे कल के सेशन में, जिसमें पूरा फाइनली हम आईपी को रिवाइज करेंगे एक ही वीडियो में, एक ही सेशन में। तो भूलना मत आना। स्टे कनेक्टेड विद मी एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।